हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 का राज्य की प्रकृति के स्वरूप में उदारवादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया था। अब हम लोग राज्य के स्वरूप के संबंध में मार्क्सिस्ट व्यू को समझेंगे। इस चैप्टर पर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आप नोट कर लीजिए। भारतीय राज्य के स्वरूप के विषय में मार्क्सवादी धारणा का विश्लेषण कीजिए। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें मार्क्सवाद को समझना होगा, जिससे मैं बहुत ही संक्षेप में समझाऊंगी। कार्ल मार्क्स एक जर्मन विचारक थे। उनकी साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। कार्ल मार्क्स ये भी मानते हैं कि सरकार सिर्फ शक्तिशाली वर्गों के अधिकारों की ही रक्षा करती है। उनके अनुसार हर राज्य में कुछ प्रतिष्ठा के पद होते हैं जिन्हें नियंत्रणकारी पद कहा जाता है। राज्य की पुलिस, सेना, न्यायपालिका, सिविल सर्विस, संसद और कार्यपालिका पर समाज के प्रभावी वर्ग का आधिपत्य है। यदि इन सभी को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाए तो ये व्यक्ति या तो औद्योगिक और व्यापारिक घरानों से जुड़े होते हैं या उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं। समाज का प्रभावी वर्ग इन व्यक्तियों के माध्यम से ही मनचाहे कानून बनवा सकता है। यदि समाज का कमजोर वर्ग इनका विरोध करे तो पुलिस और सेना के द्वारा उसका दमन कराया जाता है। इस प्रकार राज्य अथवा राजनीतिक संस्थाएं पूंजीपतियों की उनके शोषण करने में मदद करती है। एक प्रकार से ये प्रभावी वर्ग के विशेषाधिकारों की ही रक्षा करती है। अब मार्क्सवाद ने भारतीय राज्य के स्वरूप में जो विशेषताएं बताई हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं, जिसे मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पॉइंट है, भारतीय राज्य एक पूंजीवादी राज्य है। आज़ादी के बाद भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ होता है कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही अर्थव्यवस्था की विशेषताएं उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में मौजूद हो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद भी भारत में निजी क्षेत्र अथवा पूंजीवाद का तेजी से विकास होता चला गया। मार्क्सवाद क्योंकि पूंजीवाद की विरोधी विचारधारा है, इसलिए उसने भारतीय राज्य को एक पूंजीवादी राज्य कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण और विदेशी पूंजी निवेश की बुराइयां। मार्क्सवादियों के अनुसार निजीकरण व वैश्वीकरण की नीतियां भारत के लिए बहुत ही हानिकारक होंगी। उदारीकरण की नीतियों को लागू करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के आदेशों के अनुसार सरकार को इस दिशा में काम करना पड़ता है। उनके पक्ष में नीतियां बनानी पड़ती हैं। तो एक और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उद्योग धंधे और आर्थिक संप्रभुता को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विदेशी पूंजी को नई नई रियायतें दी जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य जमींदारों के निहित स्वार्थों का पोषण करता है। स्वतंत्रता के पश्चात जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया और नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक खाद और बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों का उपयोग हुआ। सरकारी एजेंसियों के द्वारा किसानों को ऋण दिए जाने की व्यवस्था की गई। मार्क्सवादियों का मानना है कि नई कृषि नीति के अंतर्गत वर्गभेद पहले से भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि उन सुविधाओं से केवल धनी या पूंजीवादी किसानों को ही लाभ मिला है। इसका एक कारण यह है कि ये लोग अपनी कृषि फार्मों का यंत्रीकरण करके सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, यहाँ तक कि फिफ्थ लेयर तक की फसल उगाने में सफल रहे। दूसरा कारण यह है कि उन्होंने फसल ढांचे में परिवर्तन करके व्यापारिक फसलों को उगाने पर अधिक जोर दिया। इन परिस्थितियों में छोटे किसानों की आर्थिक दशा और खराब हो गई, जो भूमि को किराए पर लेते थे। मार्क्सवादियों के अनुसार धनी किसानों ने ग्राम पंचायतों, ऋण समिति और खंड विकास संगठनों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। वे शासक वर्ग का ही अंग हैं और राजसत्ता का इस प्रकार उपयोग करते हैं जिससे उनकी संपत्ति और विशेषाधिकारों की रक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका और सेना पर दक्षिणपंथी शक्तियों का प्रभुत्व। मार्क्सवादियों ने उन सभी दलों और व्यक्तियों को दक्षिणपंथी माना है जो परंपरागत अर्थव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं।
अब राजनीति के क्षेत्र में दक्षिणपंथ को हम के प्रभुत्व को कैसे समझेंगे, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि चुनाव के समय राजनेता बहुत बड़ी धनराशि खर्च करके अपने वर्तमान पदों पर पहुंचे हैं। वर्तमान में करोड़पति सांसदों और विधायकों की बढ़ती हुई संख्या ये बताती है कि राजनीति में साधारण व्यक्तियों का प्रवेश बहुत ही कठिन हो गया है। भारत में अशिक्षित और गरीब लोगों के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि राजनीति में जिसके पास पैसा है वही सत्ता में पहुंचता है और जो निर्धन वर्ग है वो सत्ता से दूर रहता है। प्रशासन के क्षेत्र में किस तरह से दक्षिणपंथी शक्तियों का प्रभुत्व हमें दिखाई देता है, तो मार्क्सवाद ने बताया कि राज सत्ता का वास्तविक प्रयोग विशेषाधिकार प्राप्त नौकरशाह करते हैं जो आम जनता से कटे हुए हैं और शोषक वर्गों के हितों के आज्ञाकारी सेवक हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। न्यायपालिका में मार्क्सवादियों का मानना है कि न्यायाधीश क्रांतिकारी परिवर्तनों का विरोध करते हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालयों को संविधान संशोधन को अवैध घोषित करने का अधिकार है। यदि न्यायालयों को यह अधिकार दिया जाता है तो इससे लोकतंत्र के विफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार मार्क्सवादी कोर्ट को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक पदाधिकारी में किस तरह से हम दक्षिणपंथी शक्तियों का प्रभुत्व देखते हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी उच्च पदों पर ऐसे व्यक्ति विराजमान हैं जो किन्हीं विशेष शिक्षण संस्थाओं में पढ़े हैं, जिनके परिवार के सदस्य भी उसी सेवा में रहे हैं। कहने का आशय यह है कि उच्च मध्यम वर्ग के लोग ही सैनिक अफसर बनते हैं। इससे संपत्ति के केंद्रीकरण को अधिक बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित प्रादेशिक स्वायत्तता। मार्क्सवादियों के अनुसार हमारे राज्य का ढांचा संघीय है, परंतु वास्तव में सत्ता और अधिकार केंद्रीय सरकार के हाथ में है। अनेक राज्यों को सीमित स्वायत्तता प्राप्त है। पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान है। पूंजीपति सिर्फ विकसित राज्यों में ही अपनी पूंजी का निवेश करता है। प्रतिक्रियावादी ताकतें इस स्थिति का लाभ उठाकर हिंसा भड़काती हैं, जिससे पूरे देश की प्रगति रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों के अधिकार। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया गया है। यद्यपि माइनॉरिटीज को अनेक विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं, फिर भी मार्क्सवादी की धारणा है कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है भारतीय राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप। भारत में कृषि मजदूरों व श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य इसकी भी व्यवस्था करता है कि नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास की सुविधाएं प्राप्त हो। ये सारी विशेषताएं लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आती हैं और मार्क्सवादियों का मत है कि राज्य इस तरह की सुविधाएं इसलिए प्रदान करते हैं जिससे जनता उनके विरुद्ध किसी तरह की प्रतिक्रिया न करे और पूंजीवादी राज्य का स्वरूप बना रहे। तो ये थे मार्क्सवाद की विशेषताएं राज्य के संबंध में, राज्य के स्वरूप के संबंध में, जो उनकी अपनी धारणा है। उसे हम लोगों ने 7 पॉइंट पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन। इसमें हम ये समझेंगे कि जो विशेषताएं बताई हैं उनमें कितनी सच्चाई है, वो कितनी सीमा तक सत्य है। तो मूल्यांकन करते समय हम ये पहला पॉइंट ये मानते हैं कि मार्क्सवादियों की ये धारणा कि राज्य सिर्फ एक वर्ग के हित में कार्य करके अपना अस्तित्व बनाए हुए है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि राज्य को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सभी समुदायों और वर्गों का समर्थन चाहिए, इसलिए राज्य समाज के सभी समुदायों का संरक्षक है। इसके अलावा मार्क्सवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है, जबकि वास्तविकता यह है कि विश्व के सभी देशों में कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया जा रहा है। चाइना इसका उदाहरण है। वहाँ पर विदेशी निवेश से उसकी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ते हुए हम सभी देख रहे हैं।
इस तरह से जो आरोप लगाए गए हैं भारतीय राज्य के स्वरूप के संबंध में मार्क्सवादियों के द्वारा, वो बिल्कुल ही निराधार है। तो ये राज्य के स्वरूप के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण था। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग गांधीवाद को पढ़ेंगे, राज्य के स्वरूप के संबंध में गांधीवादी दृष्टिकोण। तो ये यहीं पे समाप्त होता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। थैंक यू।